कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। अभी हम और एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं बियर एक्ट में क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। आखिर ये तो बतला दीजिए सर, आखिर ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बतला देंगे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लेकिन पहले अपने दिमाग में ये बिठा के रख दीजिए। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला नंबर 1 स्पोकन वर्ड्स, फिर हमने कहा ऑरल वर्ड्स, फिर हमने कहा इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि ये 3। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता इन चीज़ों से, नॉट फॉर्मड, नॉट फॉर्मड बाय below mentioned criteria, below mentioned criteria। देखिए नंबर 1 यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैं इनका क्राइटेरिया यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, देखिए इट इज़ नॉट फॉर्मड। नॉट फॉर्मड कैसे? ऑरल और स्पोकन वर्ड्स, इससे ये फॉर्म नहीं होता। कौन? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, इट इज़ नॉट फॉर्मड बाय आल्सो इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट। That means it is this quasi contract does not form due to the oral or spoken words. It also does not form from the conduct of the parties or from the act of parties. तो देखिए, नहीं तो ये oral से फॉर्म होता है, नहीं तो written word से ये कॉन्ट्रैक्ट जन्म में आता है, नहीं कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो फिर आखिर ये quasi कॉन्ट्रैक्ट जन्म लेता है, तो लेता कैसे जन्म है? तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। Dear friends and students, today we are going to learn about types of contract, types of contract। या अगर मैं दूसरे शब्दों में यूं कहूं, टाइप्स के बदले में फॉर्म्स, या यूं कहूं हाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स, ध्यान देने की कोशिश करें, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ध्यान देने की कोशिश करेंगे, आखिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने टाइप्स या फॉर्म्स पर निर्धारित है। ध्यान देने की कोशिश करें। सबसे पहला जो है रिटन। देखिए ये भी एक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, या यूं कहो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का, ये भी एक तरीका है जिसे रिटन फॉर्म कहते हैं, जहां पर सारी चीजें लिखित होती है, रिटन फॉर्म में होती है, रिटन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर जी से क्या कहा? उसने कहा लिखित में लेटर भेज दिया। क्या भेज दिया? लेटर भेजा। कहा मिस्टर जी मेरे पास एक कार है, एक कार, मेरे पास क्या है? कार, जो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, जो मैं आपको बेचना चाहता, क्योंकि मिस्टर ए को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसने इनको लेटर लिखा, मिस्टर जी मैं आपको ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ ₹1 लाख में, ₹1 लाख में। और वहाँ से जी ने क्या किया? जी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। जी मिस्टर कहता है, मिस्टर जी कहता है कि यस आई विल बाय योर कार, आई विल बाय योर कार, बाय योर कार। देखिए अब जो ही मिस्टर ए ने लेटर ऑफ ऑफर को क्या कर दिया? लेटर ऑफ ऑफर को पोस्ट कर दिया। जो ही लेटर ऑफ ऑफर को पोस्ट कर दिया तो इस ऑफर को कंप्लीट समझा जाएगा एज सून एज द लेटर हैव बीन पोस्टेड बाय मिस्टर ए।
एज सुन एज लेटर इज पोस्ट बाय मिस्टर ए। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस जब बी ने दी, सॉरी जी ने दी, जब मिस्टर जी एक्सेप्टेंस दे गया, कहा कि अपना लेटर भेजा, अब ये जो कम्युनिकेशन है रिलेटेड टू द ए, ये कब कंप्लीट हो जाएगी? एज सुन एज मिस्टर जी हैड पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, या यूं कहो जो ही इस मिस्टर जी ने लेटर बॉक्स में अपनी एक्सेप्टेंस डाली जाएगी, जो ही इसने एक्सेप्टेंस डाली तो ये समझा जाएगा ये मिस्टर ए के अगेंस्ट इसने सॉरी क्या कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर दिया। जो ही इसने अब कंप्लीट कर दिया तो इसको क्या कहेंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट को इसको कहेंगे रिटन फॉर्म। क्या कहेंगे? ये रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट आ गया, लेकिन कहाँ पे? एग्जिस्टेंस में, एग्जिस्टेंस में आ गया, रिटन फॉर्म में। इसी तरह से दूसरा जो फॉर्म है उसको कहते हैं स्पोकन फॉर्म, या ऑरल फॉर्म भी उसको कहते हैं। ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। स्पोकन वर्ड्स, देखिए स्पोकन वर्ड से मतलब क्या है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मिस्टर ए ने मिस बी से क्या कहा? मिस बी विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। क्या कि मिस्टर ए ने एक अच्छा सा मूड देखा, एक सुहानी सी शाम देखी और मिस बी को कह दिया, मिस बी आई वॉन्ट टू मैरी यू, सो मैं क्या चाहता हूँ? विल यू मैरी मी। तो अब जब मिस बी इसका एक्सेप्टेंस देगी थ्रू स्पोकन वर्ड्स, तो मान लीजिए मिस बी कहती है यस आई विल मैरी यू, आई विल मैरी यू। अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जो मिस्टर ए है, जो मिस्टर ए ने जो ही ऑफर की कम्युनिकेशन की मिस बी के अगेंस्ट, तो ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट की हो जाएगी? एज सुन एज मिस बी हैव हर्ड दोज वर्ड्स, जो ही उसने सुने। तो अब जब मिस बी कम्युनिकेशन करेगी एक्सेप्टेंस की, वो कब मानी जाएगी? एज सुन एज मिस्टर ए हैव हर्ड दोज वर्ड्स। या तो मिस बी का आंसर होगा अफर्मेशन में या नेगेशन में। अब जबकि यहाँ पे उसने अफर्मेशन में की है तो एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया एग्जिस्टेंस में, बट थ्रू विच मोड? स्पोकन वर्ड्स, थ्रू स्पोकन वर्ड्स या ऑरल मोड कहेंगे, स्पोकन वर्ड्स या ऑरल मोड में कहेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। ये जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, ये एक अलग चैप्टर है, और जब हम इस ऑफर और एक्सेप्टेंस के चैप्टर पर पहुंचेंगे वहां मैं आपको सारे रूल्स क्लियर कर दूंगा। कम्युनिकेशन को कब एक्सेप्ट माना जाएगा, ऑफर को कब एक्सेप्टेड माना जाएगा, आखिर ऑफर के कितने टाइप्स है, एक्सेप्टेंस किसको कहेंगे, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है, और जो भी बहुत सारी चीज़ें होंगी वो वहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाने की कोशिश की है आखिर ये रिटन और स्पोकन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। तो चलिए अब अगले टाइप पर चलते हैं, कोशिश करेंगे अगला टाइप अब पढ़ने की। अगला जो टाइप है इसमें थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में ये जल्दी से बैठ जाए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं लॉ का टॉपिक पढ़ाऊँ या अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ाऊँ, आप तुरंत से अपने जो आपके पास जो रफ कॉपी होगी वहाँ पे नोट्स बना दीजिएगा। जो ही नोट्स बनाएंगे ना, अपने हाथ से जब बंदा नोट्स बनाता है तो उसमें क्या होता है, बंदा जल्दी से रिकॉल कर पाता है, जल्दी से मेमोराइज कर पाता है। ठीक है, तो चलिए अगले टाइप की ओर चल लेते हैं। नंबर 1, इसको कहते हैं इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आखिर ये इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे? नहीं, ना तो ये जन्म लेता ये वाला कॉन्ट्रैक्ट स्पोकन वर्ड्स, नहीं तो ये जन्म लेता स्पोकन वर्ड से, ना रिटन वर्ड्स।
ये दोनों तरीकों से जन्म नहीं लेता। दैट मीन्स दिस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस आइदर द वर्ड स्पोकन और इन रिटन फॉर्म। तो ये जन्म में आखिर कैसे आता इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? ये एक फ्रेज लिखी गई है बेयर एक्ट में, इसको कहते हैं इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी से मतलब क्या है? यानी कि ये देखा जाएगा आखिर पार्टीज के कंडक्ट पर निर्भर होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। यानी कि जिस तरह का एक्ट करेगी पार्टीज, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है, अब इन पार्टीज ने कोई ऐसा एक्ट किया होगा जिस एक्ट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट में बंध गई। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से आपको ये जल्दी से दिमाग में बैठ जाएगा आखिर ये इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी से मतलब क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा इस एग्जाम्पल पर। देखिए ये मिस्टर ए है और ये कहाँ जा रहा है, ध्यान देने की कोशिश। ये ट्रेन में है, किसमें? ये ट्रेन में चल रहा है, ठीक है। अभी जब ट्रेन चल रही, ये मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। क्या पहुंच गई? प्लेटफॉर्म पर। यहाँ एक बंदा खड़ा था जिसका नाम था मिस्टर कूली। कौन था? मिस्टर कूली। सो मिस्टर कूली यहाँ पे खड़ा था। जो ही मिस्टर ए इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, तो मिस्टर ए के हाथ में क्या था? एक बड़ा सा ब्रीफकेस था मिस्टर ए के हाथ में। तो मिस्टर कूली जो है भागा आया इसके पास, मिस्टर ए के पास। ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, मिस्टर ए के पास जो ही पहुंचा, इसने कहा, इस मिस्टर कूली ने साहब इस बंदे को कोई भी बात नहीं की, इस बंदे से कुछ नहीं कहा, नहीं इशारों में बात, किसी तरह की भी कोई नहीं। हाँ, जो ही ये ट्रेन से उतरा, इसने अपना लगेज जो है वो नीचे रखा। ये मिस्टर कूली भागता आया और इसने इसका लगेज उठाया। जो ही मिस्टर कूली लगेज उठाया तो इसने अपने सर पर ये लगेज उठाया मिस्टर कूली ने। जो ही इसने लगेज उठाया तो मेरे दोस्तों, जो ये बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर तक इस लगेज को ले गया, इस मिस्टर ए के लगेज को, और ये मिस्टर ए भी इसके पीछे चल पड़ा। जब ये मिस्टर ए भी इसके पीछे चल पड़ा, अब जो ही ये बाहर निकला, यहाँ पर एक टैक्सी खड़ी थी। क्या थी दोस्तों? एक टैक्सी खड़ी थी। तो मिस्टर कूली ने क्या काम किया? इसने लगेज को नीचे रखा और इस मिस्टर ए से कहा, मिस्टर ए मुझे आप अपनी मजदूरी दे दीजिए। इसने कहा, मिस्टर ए मुझे अपनी मजदूरी दीजिए। मिस्टर ए ने यहाँ से वापस रिप्लाई किया, अरे भाई मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था कि मेरा लगेज उठाओ। इसने कहा, मेरे भाई मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था लगेज उठाओ, पैसे किस बात की? तो यहाँ पर क्या हुआ? इसने बोला मिस्टर ए को, यहाँ पर एक बंदा आ गया। कौन सा बंदा? इसको कहते हैं इस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इस बंदे को क्या कहा? डायरेक्शन दी इस बंदे को, खामोश हो जाओ, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, खामोश हो जाओ। आपने सहमति भरी है अपने एक्शंस के थ्रू, आपने इसके ऑफर की सहमति भरी है अपने एक्शंस के थ्रू, और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया था उसी वक्त जब आपने इसको लगेज उठाने की इजाज़त दी थी और इसके पीछे चल दौड़े थे, अपना लगेज उठाने की अनुमति दी थी। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या कहा आपने अपने एक्ट से ये जाहिर किया है कि आपने इस कूली की ऑफर को एक्सेप्ट किया है और इसके पीछे जो ही आप चल पड़े उसकी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। लिहाजा मिस्टर ए आप बाउंड हो, आपको इसको पे करना ही पड़ेगा, और मिस्टर ए मजबूर हो जाता है इससे इस मिस्टर कूली को ये पैसे पेड करने में, इस कूली को पैसे पेड करने में, और ये कूली अपने पैसे ले जाता है और वापस अंदर
ट्रेन स्टेशन चला जाता है। तो ये था इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब आपको ये फ्रेज अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गई होगी, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि यहाँ पर मिस्टर ए ने किस तरह का कंडक्ट किया और इस मिस्टर कूली ने भी किस तरह का कंडक्ट किया, और इन दोनों के एक्ट्स की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जन्म ले पड़ा। तो इसको क्या कहेंगे? इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसके भी आप नोट्स बनाते जाइएगा ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जो चीज़ें मैंने अभी आप यहाँ आपको पढ़ाई है इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। अभी हम और एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं बियर एक्ट में क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। आखिर ये तो बतला दीजिए सर, आखिर ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बतला देंगे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लेकिन पहले अपने दिमाग में ये बिठा के रख दीजिए हमने क्या पढ़ा। सबसे पहला नंबर 1 स्पोकन वर्ड्स, फिर हमने कहा ऑरल वर्ड्स, फिर हमने कहा इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि ये 3। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता इन चीज़ों से, नॉट फॉर्मड, नॉट फॉर्मड बाय बिलो मेंशनड क्राइटेरिया, बिलो मेंशनड क्राइटेरिया। देखिए, नंबर 1 यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैं इनका क्राइटेरिया यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, देखिए, इट इज़ नॉट फॉर्मड। नॉट फॉर्मड कैसे? ऑरल और स्पोकन वर्ड्स, इससे ये फॉर्म नहीं होता। कौन? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, इट इज़ नॉट फॉर्मड बाय आल्सो इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट। That means it is this quasi contract does not form due to the oral or spoken words. It also does not form from the conduct of the parties or from the act of parties. तो देखिए, नहीं तो ये oral से फॉर्म होता है, नहीं तो written word से ये कॉन्ट्रैक्ट जन्म में आता है, नहीं conduct of the parties। तो फिर आखिर ये quasi contract जन्म लेता है, तो लेता कैसे जन्म है? तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। This contract is formed by law. Contract is formed by law itself. मतलब ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑटोमेटिकली जन्म में लेता है, ये अपना जो जन्म है ये ऑटोमेटिकली जन्म लेता है। ये नहीं तो ऑरल वर्ड से, नहीं स्पोकन वर्ड से, नहीं कंडक्ट ऑफ पार्टीज की वजह से जन्म लेता है। ये अगर जन्म लेता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो जन्म लेता है इट इज़ फॉर्मड बाय लॉ इटसेल्फ। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करूंगा, आपको एक क्लियर हो जाएगा आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किस तरह जन्म लेता है। आखिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप भी कहेंगे अगर आपने इतना बतला दीजिए, कम से कम एक एग्जांपल तो समझा दीजिए सर जी, आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जन्म कैसे लेता है। तो देखिए, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट जन्म कैसे लेता है। ठीक है, देखिए, ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट जन्म आखिर लेता तो कैसे लेता है। देखिए, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, मिस्टर ए एक डेटर था। क्या था? डेटर। किसका डेटर था? मिस्टर बी का डेटर। और मिस्टर बी क्या था? क्रेडिटर था। ये जो मिस्टर ए है इसका आना जाना लगा रहता था मिस्टर सी के यहाँ। मिस्टर सी के यहाँ उसका आना जाना लगा रहता। जब मिस्टर सी के यहाँ उसका आना जाना लगा रहता था, अभी क्रेडिटर किसका था? मिस्टर बी के बाद। एक दिन मिस्टर ए ने अपने बैग में पैसे उठाए। क्या उठाए? बैग में पैसे उठाए। तो वो जब सी के यहाँ गया तो वो वहाँ वो बैग भूल गया। क्या?
रुपयों का बैग वो भूल गया। जब वो बैग वहाँ पे भूल गया, लेकिन सी को ये लगा कि ये जो रुपए ये मेरे दोस्त ने मुझे दिए हैं ताकि मैं इससे अपना खर्चा पानी चला सकूं, मैं इससे अपना खर्चा पानी चला सकूं। अब बात क्या हुई, लेकिन मिस्टर ए की ये इंटेंशन ही नहीं थी कि मैं ये पैसे इसको दे दूं, क्योंकि ये पैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को देने थे। जो ही मिस्टर ए ने अप्रोच किया मिस्टर सी को, ए मेरे दोस्त मेरा बैग यहाँ पर वहाँ पर खो गया है, या आपके यहाँ वो मैं रख चुका हूँ, प्लीज़ मुझे वो बैग वापस दीजिए। तो मिस्टर सी कहता, अरे मेरे भाई जो वो पैसे उसमें थे, मुझे लगा कि आपने वो मुझे दिए हैं ताकि मैं उससे अपना खर्चा पानी चला। उसने कहा नहीं, वो पैसे मुझे जो देने थे वो मिस्टर बी को देने थे, वो मिस्टर बी को, क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है, वो मेरा क्रेडिटर है। तो इस पे क्या हुआ, इसने मना कर दिया, सी ने पैसे देने से मना कर दिया। तो यहाँ पर एक फॉर्म आता है, उसको कहते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीच में कूद पड़ा। कौन कूद पड़ा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीच में कूद पड़ा। इसने बोला खामोश हो जाओ। सी क्या बोला? सी को बोला खामोश हो जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो लॉ बनाता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय लॉ इटसेल्फ। इसने कहा मिस्टर सी आप बाउंड हो या रिटर्न करने के लिए। किसके लिए? रिटर्न करने के लिए सारे पैसे मिस्टर ए को जो मिस्टर बी को देना चाहता था, वो गलती से आपके प्रेमाइस पर उसको छूट गए हैं। ठीक है, तो ये थी एग्जाम्पल क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की। सो ये जो 3 फार्म्स जो मैंने पढ़ाए हैं, 4 फार्म्स जो पढ़ाए हैं मैंने, दीज आर द बेसिस, बट ऑन विच? ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन। सो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी जन्म लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बताया ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, इसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स है। नंबर 1, parties to the contract क्या होनी चाहिए, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, एज ऑफ मेजॉरिटी। नंबर 2, सॉल्वेंट होना चाहिए बंदा। नंबर 3, ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। Number 4, he or she must not be disqualified by the law or court of law. ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने जितने भी फार्म्स यहाँ पर पढ़ाए हैं, मैंने क्या कहा? मैंने यह कहा जितनी भी फार्म्स में पढ़ा चुका हूँ उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स है। प्री रिक्विजिट यानी कि जो भी पार्टीज है वो क्या होनी चाहिए? एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? सॉल्वेंट होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? साउंड माइंड होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? ही और शी मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन विच एवर ग्राउंड द कोर्ट ऑफ लॉ में डीम फिट। देखिए, और यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो पार्टीज होनी चाहिए दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जो भी यानी कि फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली में ये आते हैं। सो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब आप कहेंगे माइनर के बारे में कुछ एक्सेप्शंस है। यस, माइनर के बारे में कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम माइनर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम माइनर वाले चैप्टर में पहुँचेंगे यानी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में पहुँचेंगे, तब मैं वो आपको वहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ा दूंगा। लेकिन जनरली जो देखा जाता है, ये प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। ही और शी मस्ट बी age of majority, parties must be solvent, parties must be sound mind, he or she must not be disqualified by the court of law or the law governing in the current arena। देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, और एक बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मतलब क्या है कि डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या? वो एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। कौन? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। ये मैं एलियन एनिमी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियो, जहाँ पर मैंने
ये समझाने की अच्छी तरह से कोशिश की है। आप जाके वो वीडियो देखिएगा। और ये नहीं, और क्या होना नहीं चाहिए, इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट भी नहीं होना चाहिए। और जो भी कोई ग्राउंड कोर्ट समझेगा, कोर्ट ऑफ लॉ समझेगा, कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ समझेगा कि ये जो बंदे हैं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आपस में, तब भी वो बंदिश या कदगन उस कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड कहलाएगा।